जय हिंद स्टूडेंट्स। और सब अच्छे हो? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, और शादी उदी का निमंत्रण मिल रहा है कि नहीं? शादी का निमंत्रण नहीं मिल रहा है। चलिए, आज के प्रश्न में हल्ला नहीं कीजिए। आज के प्रश्न में मौर्यकालीन जो इतिहास की जो हम लोगों ने जो जानकारी जो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने ली थी, आज का अगला प्रश्न में हम बताने जा रहे हैं कि मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। समझ रहे जी? जो हम लोग मौर्यकालीन इतिहास के बारे में भी जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आखिर इसके साधन कौन कौन सा है, कैसे कैसे ऐसे कौन कौन सा ऐसा स्रोत है जिस स्रोत के माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी उसमें मिलती है। ऐसी तो है तो बहुत सारे स्रोत, लेकिन आज के क्लास में मैं आप लोगों को 3 प्रमुख स्रोतों के बारे में बताएंगे। कितना? 3 प्रमुख स्रोत के बारे में आपको बताएंगे। पहला बताएंगे साहित्यिक स्रोत। पहला क्या बताएंगे? पहला बताएंगे साहित्यिक स्रोत, और दूसरा बताएंगे कि यूनानी इतिहासकार, और तीसरा बताएंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। इन 3 स्रोतों से आपको मौर्यकालीन इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं? गर्मी लग रही है? पिछले क्लास में हमने उपाय बता दिया है, वो उपाय आप आराम से कर सकते हो। ठीक है? ओके। तो मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन क्या क्या है? समझ रहे जी? देखिए, साधन तो हमने 3 बताया। कौन कौन सा? साहित्यिक स्रोत बताया, यूनानी इतिहासकार के बारे में बताया, और अशोक के अभिलेख के बारे में हम बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले जो बताएंगे कि पहला जो स्रोत है, पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत के बारे में बताएंगे, है ना जी? पहला स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें आएगी? पहला स्रोत के अंतर्गत क्या? साहित्यिक स्रोत। साहित्य का मतलब समझते हैं जी? क्या साहित्य का मतलब क्या होता है? अरे साहित्य का मतलब पुस्तक, किताब, साहित्य, है ना जी? साहित्य का मतलब किताब, पुस्तक। उस जमाने में जो सारे जितने जो बड़े बड़े जो ग्रंथ जो लिखा गया है, उन ग्रंथों में, ये सभी ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या क्या लिखा गया है, इसके बारे में जब उन सभी किताबों को जब लोग जो पढ़ते हैं तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी सबको मिलती है। ठीक है? तो साहित्यिक स्रोत हमने लिखा। स्रोत में क्या? पहला लिखेंगे क्या? स्रोत। इसमें पहले आप देखिए कि कौटिल्य। कौन सा? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम मौरंगना बाकलोल। कौटिल्य का अन्य दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। क्या? चाणक्य, है ना जी? कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य मतलब कौटिल्य। इन्होंने एक किताब लिखी है, क्या जानते हो? इन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। समझ गए जी? अर्थशास्त्र। 12th क्लास में भी अर्थशास्त्र एक तो विषय होता है ना? तो आप लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जो लिखा है, उसमें किसी मतलब वस्तु की सप्लाई के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, मांग और पूर्ति के बारे में बताया है क्या? नहीं। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जो लिखा है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया है। अभी बताएंगे कि क्या उसमें बताया गया है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना भाई, मांग की लोच पढ़ते हो, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें होती है। मांग वक्र पढ़ते हो, ऐसे सारी चीजें होती है। हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इसको पढ़ते हो सब इकोनॉमिक्स में। तो ये सारे चीज कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। आप लोग अब सोचते हैं कि कौन सी चीज की जानकारी? अर्थशास्त्र का मतलब, अभी अर्थशास्त्र का मतलब तृतीय समझना। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड होगा, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया होगा, या मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। तो बात ऐसी कुछ भी नहीं है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जो लिखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन क्या? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताया है। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताया है इसमें।
मौर्यकालीन प्रशासन, समझ रहे जी? मौर्यकालीन प्रशासन मतलब आज कुछ मतलब डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, हत्या हो जाती है, कुछ हो जाती है, तुरंत जनता लोग एकदम उग्र हो जाता है। क्या कहने लगते हो? प्रशासन की इसमें लापरवाही है। प्रशासन अगर कड़ाई से अगर कार्रवाई करती, अगर निरीक्षण करती, पेट्रोलिंग करती, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। ऐसा कहने लगते हो ना? तो मौर्य काल जो था, मौर्य वंश जो था, एक बहुत विशाल साम्राज्य था। उस विशाल साम्राज्य में किस प्रकार से शासन प्रशासन को नियंत्रित करता था, इन सारे चीजों के बारे में बताएंगे। हालांकि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में चर्चा चलती है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। इसमें क्या है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में क्या है, सो मैं आपको बताता हूं। मौर्य वंश की स्थापना किस राजवंश को समाप्त करके किया गया? नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश के राजा घनानंद, उसको नष्ट करके, उसका समूल नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य अर्थात मौर्य वंश की स्थापना किया था, जो पिछले क्लास में भी हमने बताया था। तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद के शासन को किस प्रकार से समूल नष्ट किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे किया, इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में। समझ में आ गई बात? अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में किन चीजों के बारे में बताया गया है? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को जब लोग जो पढ़ते हैं तो किस राजवंश के बारे में, किस शासक के बारे में पता चलता है? मौर्यकालीन शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये पहला स्रोत। और ये पहला स्रोत किसके अंतर्गत आता है? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? साहित्य। जो किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात को इसमें समझिए, एक दूसरा पतंजलि। पतंजलि भी क्या है? पतंजलि भी क्या है? पतंजलि महाभाष्य। महाभाष्य। पतंजलि को किसने लिखा? पतंजलि को किसने लिखा? महाभाष्य ने। पतंजलि को किसने लिखा? मतलब पतंजलि भी क्या है? अरे ये ग्रंथ है कुछ खोपड़ी उपड़ी के नहीं। जब बता रहे हैं साहित्यिक स्रोत, जब बता रहे हैं तो पतंजलि भी क्या है? एक ग्रंथ है, किताब है, एक साहित्य है ना, पुस्तक है। तो किसने लिखा है? पतंजलि के लेखक महाभाष्य ने कौन सी कृति लिखी? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा है। ठीक है। अब इसमें देखिए, पतंजलि जो महाभाष्य के द्वारा जो लिखा है, इसमें जब पढ़ते हैं लोग, जब पतंजलि जो पुस्तक है, जो महाभाष्य के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें भी मौर्य काल के किन सारी चीजों की जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के पतन, मौर्य काल के पतन, कि मौर्य काल इतना विशाल साम्राज्य था, तो आखिर मौर्य काल कैसे समाप्त हो गया, नष्ट कैसे हो गया, इसकी जानकारी के लिए कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है? जो किसने लिखा? महाभाष्य में। अर्थात अगर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपको आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य की पतन के बारे में किस पुस्तक में मिलती है? पतंजलि में। पतंजलि को किसने लिखा? महाभाष्य ने लिखा है। समझ में आ रही बात? अगला मैं एक दूसरा मैं बताता हूं, कल्हन। क्या? कल्हन ने लिखा है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हन ने लिखा है राजतरंगिणी। मतलब कल्हन जो है लेखक है, और इसके द्वारा लिखित रचनाकार कौन सा है? राजतरंगिणी।
जब राजतरंगिणी के जो पढ़ते हैं तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में कौन सी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इसमें सम्राट अशोक ने क्या, सम्राट अशोक के जम्मू कश्मीर के तरफ समझ रहा जी, कश्मीर में जो उन्होंने जो शासन जो चलाया था कश्मीर तक, इसका मतलब ये हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य कश्मीर तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? कश्मीर तक फैला हुआ था। तो अर्थात अशोक का कश्मीर में शासन के बारे में पता चलता है। अभी तक हमने 3 साहित्य के बारे में बताया। कौन कौन सी साहित्य के बारे में बताया? अर्थशास्त्र के बारे में बताया हमने, महाभाष्य के बारे में बताया, राजतरंगिणी के बारे में बताया। इन सारे चीजों को आप समझ गए। ये सभी सब क्या है कि सब किताब है, पुस्तक है, और इन सभी पुस्तकों में किस वंश के बारे में बताया गया? तो सिर्फ मौर्य राजवंश के बारे में बताया गया है। शुरुआत, पतन, कहां तक विस्तार था, इन सारे चीजों के बारे में इन तीनों साहित्यों में मिलता है। अब मैं छोटा मैं प्रश्न पूछता हूं जो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। सब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। क्या है इसमें? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। मौर्य काल के पतन के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? पतंजलि को किसने लिखा है? महाभाष्य ने। ठीक है। राजतरंगिणी को किसने लिखा? कल्हण ने। इस पुस्तक में अर्थात इस ग्रंथ में किसके बारे में चर्चा है? सम्राट अशोक के जम्मू कश्मीर क्षेत्र तक जो शासन जो था ना, उस शासन के बारे में इस पुस्तक में मिलता है। समझ में आ गई बात? पक्का? इसका मतलब मौर्यकालीन इतिहास को जानने का सबसे पहला स्रोत क्या है? साहित्य स्रोत है। और साहित्य में और भी बहुत सारे साहित्य है, लेकिन आपको जो प्रमुख रूप से जानना है ये 3 ही साहित्य के बारे में बताना है। अर्थशास्त्र, महाभाष्य और राजतरंगिणी के बारे में बताना है। समझ में आई बात? पक्का? मिटा दें इसको। अगला स्रोत के बारे में बताएं। हाँ, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब दूसरे स्रोत के बारे में हम लोग चलते हैं। ये था पहला साहित्यिक स्रोत, साहित्य स्रोत। अरे यार क्या हो गया, जल्दी मिटता नहीं है यार। सहिया लगता है ना? नहीं सहिया लगता है नहीं कि अब डुप्लीकेटवा दे देता है चोटवा वो। हाँ देख ना कितना एकदम रगड़ना पड़ता है। इतना तो घरा में जैनियन अपन घरों का पोछवा मारने में नहीं रगड़ती होगी, इतना रगड़ना पड़ता है बोर्डवा को। समझ रहे हो जी? हाँ पोछा मार के देखें पता चल जाएगा। यहाँ पर नहीं देखते हो, दिन भर यहाँ पर हम पोछवे मारते रहते हैं, दिन भर पोछवे मारते रहते हैं। और तोहनी सुबह एक ठो मात्र खाली घर में तनीसन पोतल लेके पोछा मार देती है, बाप रे डांड में दर्द, आज ना करे पर वो काम धंधा हम जानबे नहीं करते हैं। उतना भी नौटंकी, चुपचाप रहें। अरे साहित्यिक स्रोत समझ में आ गया? ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत के बाद मैं आपको बता रहा हूं मौर्यकालीन इतिहास के जानने का दूसरा स्रोत के बारे में। दूसरा स्रोत के बारे में मैं आपको बताऊंगा यूनानी इतिहासकार के बारे में। दूसरा क्या है? यूनानी इतिहासकार। यूनानी इतिहासकार का मतलब, अरे यूनान एक देश था उस वक्त, अभी नाम और ठिकाना से बदल गया है ना जी। जैसे जब तक लड़की लोग कुंवारी रहती है घर में, बेबी, तो किसी का नाम संगीता, तो किसी का नाम अर्चना, तो किसी का नाम कुछ, तो किसी का नाम पूजा। लेकिन जब बियाह होकर के चल जाती है, ये संजली, ये मंजली, नाम बदलता है कि नहीं जी? नाम बदल जाता है ना। उसी प्रकार से क्या चीज? अब नाम भी बोला जाता है ना। लेकिन हाँ यार एक बात सही है, लेकिन ये देख लो, लेकिन ये बात भी सही है,
भारतीय संस्कृति आज भी इतना जीवित है, मर्दवन अपन जनिया का नाम बोल दे देती है, ये पूजा कहने इधर आओ न, तब तक उधर से ओकर मैडम की आवाज कैसे, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, जी बोलते हैं, लेकिन नाम तो नहीं बोलते हैं, इतनी तो लहजा तरफ। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा, हे प्रभु कैसी संस्कृति है हमारी देश की, क्या क्या बदलाव आ रहा है। मम्मी को, माँ को मम्मी, पिताजी को डैड, जीते जी मुड़ा देता है, हाय डैड। अरे क्या क्या करते हो जी, हाँ देख लो, हमारे देश की कल्चर को बचाने में गांव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जितनी भूमिका आज भी निभा रही है ना, शहर की महिलाएं उतनी ज्यादा नई भूमिका निभा रही है। वो सब के सब मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न हो गया है। एक पत्नी के द्वारा पति का नाम लेना हमारे संस्कृति में, हमारे देश के रिवाज में, हमारे देश की परंपरा में ये नहीं है। लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग, मैडम जी लोग अपना हस्बैंड का भी नाम लेकर के पुकारते हैं। कितना बदलाव हो गया है। बदलाव होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसा भी बदलाव नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश के, समाज के संस्कृति पर कुछ कुठाराघात हो जाए। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाइए, नहीं लेना चाहिए नाम, समझ रहे जी। हाँ कुछ लोग कहेगा कि मास्टर वीडियो में का बोलते हैं, हाँ ठीक बोलते हैं, कौन गलत बोलते हैं क्या, कोई गलत बोल रहे हैं क्या, नहीं लेना चाहिए नाम। वो नाम नहीं लेकर के उसको संबोधित करना एक बहुत ही सम्मानजनक है तरीका, एक सम्मानजनक तरीका होता है, समझ रहा जी। हाँ चल ठीक है। अरे यूनानी लिखा है कि थुनानी जी तुमने देखबो नहीं करते हो, थुनानी लिखा गया था, यूनानी इतिहासकार। अब आइए जानते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख साधन के बारे में। हमने जो पहला जो देखा कि साहित्यिक स्रोत के बारे में, अब यूनानी इतिहासकार के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यूनानी इतिहासकार मतलब यूनान देश के कुछ इतिहासकार लोगों का क्या कहना है मौर्यकालीन प्रशासन के, मौर्यकालीन शासन के बारे में यूनानी इतिहासकार लोगों को क्या कहना है, इसके बारे में समझ जाइए, ठीक है जी। इसमें देखिए, इसमें पहले आता है विलियम जॉन्स, किसका, विलियम, अरे यार कट 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 कट, मौर्यकालीन इतिहास जानने का मैं दूसरा साधन के बारे में बता रहा हूं, कौन सा, यूनानी इतिहासकार, है ना जी। यूनानी इतिहासकार, यूनान के इतिहासकारों ने मौर्यकालीन शासन के बारे में, साम्राज्य के बारे में क्या क्या कहा है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। मतलब ये कि मौर्य साम्राज्य के जानने का ये दूसरा साधन कौन सा, यूनानी इतिहासकार, समझ रहे जी। यूनानी इतिहासकार, एक यूनानी इतिहासकार था विलियम जॉन्स, कौन था, यूनानी इतिहासकार। इसने मौर्य काल के अभी हम लोग बोल रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल का स्थापना किया था, है ना जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना किया था। लेकिन विलियम जॉन्स एक ऐसा इतिहासकार, मतलब ये यूनानी इतिहासकार था जिन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक को इसके अभिलेखों में क्या नाम दिया जानते हो, सेंट्रोकोटस, क्या, सेंट्रोकोटस कहा। अगर क्वेश्चन आता है कि किस इतिहासकार ने सम्राट अशोक को सेंट्रोकोटस नाम दिया, विलियम जॉन्स ने किसका नाम दिया, सेंट्रोकोटस नाम दिया। किसको सेंट्रोकोटस कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कहा, सेंट्रोकोटस कहा। किसने कहा था, विलियम जॉन्स। समझिए, विलियम जॉन्स ने मौर्य काल के राजा को, मौर्य काल के शासक को, अर्थात मौर्य काल के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, विलियम जॉन्स ने उसको क्या कहा जानते हो, सेंट्रोकोटस कहा। क्या कहा, सेंट्रोकोटस, ठीक है ना, सेंट्रोकोटस कहा था, समझ गए जी। अर्थात यह कह सकते हैं कि सेंट्रोकोटस किसका नाम है, उपनाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं है जी। सेंट्रोकोटस किसका उपनाम है,
चंद्रगुप्त मौर्य का। समझ गए ना बात को? ये यूनानी इतिहासकार के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें यहां पर देखिए कि सेल्यूकस, सेल्यूकस, सेल्यूकस समझो। देखो सेल्यूकस के बारे में और भी हम बताएंगे। सेल्यूकस जो था ना, वह एक क्या बोलते हैं उसको जी, ये सिकंदर का एक महान सेनापति था। सेल्यूकस जो था, किसका सेनापति था जानते हो? सिकंदर का, विश्व विजेता सिकंदर जिसको कहते हो ना, उसका सेनापति था सेल्यूकस। ये सेल्यूकस ने क्या किया था मौर्य साम्राज्य के समय? सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, किसको? मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार, ये मौर्य काल के दरबार में, मतलब सम्राट अशोक के दरबार में, क्या बात कर रहे थे? सम्राट अशोक के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भेजा था। राजदूत बना करके, राजदूत का मतलब ये नहीं जो हमारे देश में जो पुरनका जो फटफटीवा जो चलता था राजदूत, वो राजदूत नहीं। राजदूत का मतलब होता है सरकार का प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि जो किसी दूसरे देशों में नियुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? राजदूत कहते हैं। जो कि सरकार का सबसे बड़ा सरकारी पदाधिकारी प्रतिनिधि होता है। सरकार का यह सबसे बड़ा सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, जो अन्य देशों में उसको नियुक्त करता है। समझ रहे जी बात को? जैसे भारत एक देश है, भारत भी अपने देश में, भारत भी क्या किया है, भारत सरकार ने भी विभिन्न देशों में अपने अपने देश का राजदूत को वहां पर नियुक्त किया। मतलब सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि को नियुक्त किया है। अमेरिका में है, रूस में है, फ्रांस में, जापान में, सब जगह। उन देशों का भी राजदूत हमारे देश में है। उन सभी देशों के सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे देश में है। ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, बल्कि यहां पर देख रहे हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन के, मौर्य वंश के समय से ही यह प्रक्रिया चल रही है कि सरकार अपने उच्च सरकारी प्रतिनिधि को अन्य देशों में नियुक्त करता है। यह प्रक्रिया कब से चल रही है? मौर्य काल से ही चल रही है। समझ रहे जी? तो सेल्यूकस ने किसको? मेगास्थनीज को राजदूत बना करके किसके दरबार में भेजा था? किसके दरबार में? मौर्य काल के राजा, मौर्य काल के राजा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजा था। किसको? राजदूत बना करके भेजा था। समझ गए जी? किसको? सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था, बहुत महान सेनापति था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजा था। समझ गए जी? क्वेश्चन से अगर आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके किसने भेजा था? अरे सेल्यूकस ने, ध्यान से नहीं सुनते हो जी? सेल्यूकस ने भेजा था। किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। समझ गया जी? हाँ, तो भी इन सारे चीजों को भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। समझ गया जी? हाँ, सेल्यूकस के बारे में भी आपने समझ गया, विलियम जॉन्स के बारे में भी समझ गया ना। अब इसमें एक तो चीज और मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या? इंडिका। क्या? इंडिका किसने लिखा? बोलो, इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। तो इंडिका में मौर्य काल के बारे में किन सारे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है? तो सामाजिक, क्या? सामाजिक,
अगली जानकारी क्या मिलती है? आर्थिक जानकारी मिलती है, ठीक है। अगली जानकारी क्या मिलती है? राजनैतिक राजनैतिक जानकारी मिलती है। कितने सारे? 3 जानकारी मिलती है। अर्थात कहने का मतलब मेगास्थनीज ने जो पुस्तक, जो अपनी जो ग्रंथ जो लिखा है, जो इंडिका में भी उन्होंने, अर्थात मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में, कि मौर्य काल के समय में समाज की स्थिति कैसी थी, समझ रहे हैं। दूसरा ये भी उन्होंने बताया है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में कि मौर्य काल के समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में भी जानकारी दी है। और राजनीतिक जानकारी भी प्रस्तुत किया है। किसने? मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। अभी तक जितना भी सारे चीज को बता रहे हैं, सब के सब कहां तक सीमित है? मौर्यकालीन साम्राज्य तक ही सीमित है। समझ रहे जी? उत्थान कैसे हुआ तो पतन कैसे हुआ, समझ रहे जी? इतना जान ले बाबू। सचमुच में अगर चाणक्य का, कौटिल्य का, नंदवंश के शासक घनानंद अगर अपमान उसको नहीं करता अपनी भरी पूरी सभा में ना, तो शायद आज विद्यार्थी लोग मौर्य कालीन साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ता। चाणक्य को यह अपमान इतना चुभ गया कि नंदवंश के शासक घनानंद को पूरी तरीके से एकदम मिट्टी में मिला दिया, नष्ट कर दिया उसको, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिया, गुरु और चेला दोनों गोटे मिल करके। चेला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और गुरु कौन है? चाणक्य, मतलब कौटिल्य। समूल नष्ट कर दिया। इसलिए शिक्षक साधारण नहीं होता, गुरु साधारण नहीं होता है। मैंने इस बात को कई वीडियो में बार बार मैंने कहा है कि गुरु साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलता है। प्रलय लाया किसमें? नंदवंश के शासक प्रलय ला दिया उसमें, घनानंद के साम्राज्य में प्रलय ला दिया। और निर्माण किसको कर दिया? मौर्य वंश का निर्माण कर दिया। इसलिए दोनों चीजें, प्रलय और निर्माण, शिक्षक के गोद में पलता है। इसलिए बच के रहना बाबू। हाँ, समझ रहे सांगो? ये समझ में आ गई? यूनानी इतिहासकार विलियम जॉन्स इसमें मौर्य काल को क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंट्रोकोटस कहा है। सेंट्रोकोटस क्या कहा? सेंट्रोकोटस। अगर क्वेश्चन से आएगा कि सेंट्रोकोटस किसका नाम है, वही चंद्रगुप्त मौर्य का ही। समझ रहे ना जी? चंद्रगुप्त मौर्य का ही सेंट्रोकोटस नाम है। मौर्य काल के दरबार में, मतलब मौर्य वंश के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में किसे राजदूत बना करके भेजा गया था? मेगास्थनीज को भेजा गया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। वो बताएंगे सेल्यूकस के बारे में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को बताएंगे, कैसे कैसे क्या हुआ था। आया था भारत लौटने के लिए चोटवा, तब क्या मतलब समझ में आया, उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, समझ गए ना। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और इंडिका में उन्होंने कौन कौन से मौर्य काल के किन किन चीजों के बारे में बताया है? सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया है। समझ गए ना जी? अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। कहाँ पोछा कहाँ है रे? यह मतलब उठा के घर द्वार ले जाएगी क्या? हाँ, ये दो ठो स्रोत अभी तक हमने कौन कौन से बताइए, सो बताइए तो। दो ठो स्रोत। एक साहित्यक स्रोत, समझ गया ना जी? साहित्यक स्रोत में कौन कौन सा, जरा फटाफट बताइए। साहित्यक स्रोत में अब है अशोक के अभिलेख। अशोक के
अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख के बारे में इतना जान लो। अभी तक जो दो स्रोत जो बताए हैं, अभी तक जो दो स्रोत जो बताए हैं, सुन लो, अभी तक जितना भी जो दो स्रोत बताए हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक यूनानी इतिहासकार, उन सबों से भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर प्रश्न अगर ऐसा अगर पूछा जाए कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, स्रोत कौन सा है, तो अशोक के अभिलेख। अभिलेख मतलब समझता है जी? शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख समझते हैं? शिलालेख, अरे शिला मतलब क्या होता है रे? गाना नहीं सुने थे? शिला की जवानी, अरे शिला का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? शिला का मतलब पत्थर, लेख मतलब पत्थर पर पहले जो लिखा। अभी के जैसन थोड़ियों ने कलम कॉपी किताब था बाबू लोग। उस वक्त जो लिखा जाता था, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाता था, समझ रहे जी? बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाता था, उसको शिलालेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है, अभिलेख का मतलब होता है अभिलेख, अभिलेख सुनो, अभिलेख का मतलब होता है दीवारों में पहले लिखा जाता था, दीवारों में, या तो बड़े एकदम ऊंचे ऊंचे एकदम पिलर बनाया जाता था। क्या? ऊंचे ऊंचे एकदम पूरा क्या होता था? पिलर बनाया जाता था, ऊंचे ऊंचे पिलर बनाया जाता था। इन पिलरों में लिखा जाता था, विशाल विशाल एकदम पिलर बनाया जाता था। अभी भी बहुत सारा आगे क्वेश्चंस में बताएंगे कौन सी पिलर, कौन सा स्तंभ, कौन सा शिलालेख कहां पर मिला हुआ, जो आगे क्वेश्चंस का ये विषय है जिसमें बताएंगे। तो बड़े ऊंचे ऊंचे एकदम अभिलेख लिखा गया था, पिलर एकदम बनाया गया था, जिसमें सब लिखा हुआ था, सब लिखा हुआ था, गोल गोल इसे क्या हो गया था, सब लिखा हुआ था। रे क्या तुम लोग यार बतियाती हो यार, तुम लोग एकदम गजब लड़की हो एकदम, पूरा एकदम। ये जो है ना सब इसमें लिखा हुआ था, समझ रहा जी? अब लिखा हुआ था। बताओ यार उस समय की भी टेक्नोलॉजी कितना हाई था, कितना लोग बुद्धिमान था उस जमाने में भी, जब जब कोई टेक्नोलॉजी, जब कोई साइंस, कोई विज्ञान नहीं था अभी का जैसा। इतना विशाल विशाल स्तंभ में लिखता था, फिर उसको खड़ा कैसे करता होगा, गाड़ता कैसे होगा, कहां पर किस स्थान पर अभिलेख को गाड़ना है, पिलर को गाड़ना है, कैसे ले जाता होगा, है ना? सोचने वाला विषय, सोचने वाला विषय है सब। हालांकि बहुत सारे ऐसे अभिलेख में है जिसको पढ़ा अभी भी नहीं जा सका है, अभी हम बताएंगे, नहीं पढ़ा जा सका है। कुछ कुछ अभिलेख को क्या किया गया है? पढ़ा गया है। तो तीसरा स्रोत क्या है मौर्यकालीन इतिहास जानने का? अशोक के अभिलेख। अभिलेख मतलब समझ गया ना? अशोक के अभिलेख के बारे में उसमें लिखा गया था। अशोक के अभिलेख में जैसे इसमें सबसे, इसको क्या कहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, अरे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, साहित्य नहीं, यूनानी इतिहासकार नहीं, बल्कि कौन सा? अशोक के अभिलेख जानने का सबसे प्रमुख साधन है। वो सभी साधन है मानता हूं, लेकिन सबसे प्रमुख जो साधन है कौन सा है? अशोक के अभिलेख। मतलब अशोक के बारे में, मतलब मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जो जानकारी इतिहासकारों ने नहीं बता पाया, जो जानकारी साहित्यकारों ने नहीं बताया, साहित्य में जो नहीं लिखा हुआ है, वो सारी जानकारी किस में मिलता है? अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलता है, समझे जी? देखिए इसमें और आपको मैं बता देता हूं, अशोक का जो अभिलेख जो था ना, उसमें कौन कौन सी, जैसे अभी हम लोग भाषा में लिखते हो ना भाई, रोमन लिपि में लिखते हो, देवनागरी लिपि में लिखते हो, तो उन लोगों के भी तो कुछ ना कुछ तो भाषा तो होगा, होगा ना, जो कुछ को पढ़ा जा सका है तो कुछ को पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो कौन सी लिपि थी जिसको शिलालेख में लिखते थे, अभिलेखों में लोग जो लिखते थे, वो कौन कौन सी लिपि थी?
वो कौन कौन सी लिपि थी, कोई बता सकते हो? इसमें से लिपि जो होती थी ना, वह खरोष्टी, कौन लिपि? खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि, अरा अरामाइक लिपि, और कौन सा? अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, समझ रहे जी? ये सब लिपि, लिपि मतलब जैसे अभी हम लोग, मैंने बताया ना जी कि हम लोग जो लिखते हैं अभी देवनागरी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो रोमन लिपि है। उसी प्रकार से उस समय लोग जो लिखता था क्या, खरोष्टी लिपि में लिखता था, अरामाइक लिपि में लिखता था, ब्राह्मी लिपि में लिखता था। कुछ लिपियों को पढ़ने में लोगों ने सफलता तो प्राप्त की, लेकिन बहुत सारे ऐसी लिपि में जिसको आज तक लोगों ने पढ़ नहीं पाया। समझ रहे जी? तो इसके बारे में भी किसके जानकारी मिलती है? ब्राह्मी लिपि। इसमें देखिए जो ब्राह्मी लिपि है ना, सर्वप्रथम इसमें जॉन प्रिंसेप ने, किसने? जॉन जॉन प्रिंसेज। ये ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता किसने प्राप्त किया जानते हो? जॉन प्रिंसेज ने। कब जानते हो? 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। अर्थात ये जो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसको मिली? जॉन प्रिंसेस को। कब पढ़ा पाया? 1837 ईस्वी में। बाकी ये सब जो खरोष्टी अरामाइक है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं भी आया है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता जिसको मिली वह जॉन प्रिंसेस है। कब मिला? 1837 ईस्वी में। समझ रहा जी? 1837 ईस्वी में। कब मिला? 1837 ईस्वी में। ठीक है ना? आगे देखिए, इसमें देखो अशोक के बहुत सारे पिलर मिले हुए हैं, बहुत सारे स्तंभ लेख, शिलालेख मिले हुए हैं, जो आगे क्लास में सब हम बताएंगे। लेकिन इसमें आप जानते हो ना कि कलिंग, अभी के डेट में कलिंग किसको कहते हैं? कोई जानता है? अरे उड़ीसा को। कितना बार तुम लोगों को कुछ खोपड़ी उपड़ी नहीं है यार, कुछ नहीं, एकदम बेकार, एकदम कुछ नहीं, एकदम याद रखते हो। उस जमाने में अभी जिसको उड़ीसा कहते हैं उसको कलिंग कहा जाता था। समझ रहा है? तो कलिंग पर आक्रमण किया जैसे सम्राट अशोक ने, कलिंग को जीत लिया, लेकिन इतनी वहां पर खून की नदियां बही, इतने लोगों की हत्या हुई, इतने लोग मारे गए, सम्राट अशोक का मन पिघल जाता है उस दृश्य को देख करके, उस भयावह दृश्य को देख करके सम्राट अशोक का मन पिघल जाता है, इसका मन परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद इन्होंने युद्ध नीति को और साम्राज्य की विस्तार की नीति को सम्राट अशोक तब त्यागता है कलिंग युद्ध के बाद। तब जाकर के इन्होंने बौद्ध संघ में शामिल हुआ, अर्थात बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। समझ रहा है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में, किसमें? 13वें अभिलेख में, 13वें अभिलेख में, 13वें अभिलेख, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध, कलिंग पर जो युद्ध किया और उस पर जो विजय जो प्राप्त किया, क्या? कलिंग, है ना जी? कलिंग युद्ध। अगर क्वेश्चन आता है कि केवें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है? 13वें अभिलेख में चर्चा की गई है। समझ रहा है? किस अभिलेख में? कलिंग को उसमें कलिंग को अभी क्या कहते हैं? उसमें क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता था। तो 13वें अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया। समझ रहा है? एक भी बात बता देता हूं, जब सम्राट अशोक ने अपना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक का मतलब होता है राजगद्दी संभालना, अर्थात राजा की गद्दी को संभालना, अर्थात राजा बनना।
राजा बनने के 8वें साल के बाद, मतलब 8वें साल में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? 8वें वर्ष के बाद। समझ रहे जी? 8वें वर्ष के बाद। समझ में आ गया? ये बात समझ में। और एक अंतिम चीज को मैं बता देता हूं। 8वें शिलालेख में इन्होंने बताया है कि सम्राट अशोक संघ में शामिल हो गया। किसमें? संघ में शामिल हो गया। संघ मतलब संघ में शामिल हो गया। अरे संघ का मतलब रे चोट्टा लोग, बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। यहां पर संघ का मतलब क्या हो रहा है? कोई ग्रुप नहीं। किसमें शामिल हो गया? बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया। कब? जब कलिंग युद्ध के उस निर्मम हत्या को, जब दृश्य को जब देखा सम्राट अशोक ने, तो साम्राज्य विस्तार की नीति को और युद्ध की नीति को वहीं पर उन्होंने तिलांजलि दे दिया और उन्होंने बौद्ध संघ में शामिल होने का निर्णय लिया और इस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अर्थात अभी तक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, देखो उस जमाने में जितने भी सारे राजा हुआ है, साम्राज्य के विस्तार करने के लिए तो युद्ध करना पड़ेगा। जब युद्ध करेगा तब लोग मरेंगे, कटेंगे, विनाश होगा। अर्थात हिंसा की नीति को अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन उस हिंसक दृश्य को देख करके सम्राट अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया, अर्थात बौद्ध धर्म पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया। अर्थात वह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अर्थात संघ में शामिल हो गया। समझ में आई बात? तो ये जितने भी सारे तीनों स्रोत को के बारे में जो हमने बताया, ये सब के सब किसके बारे में? मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। इसमें से सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? अशोक के अभिलेख। धन्यवाद। समझ गए? चलिए ठीक है।